हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पे फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करने वाले हैं, जो कि आज की हमारी यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स होने वाली है। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी, क्योंकि आज यहाँ पे हम एक दिन में 20 करंट अफेयर्स को लेते हैं और एक दिन में 20 करंट अफेयर्स होना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात करते हैं समग्र विश्लेषण डिटेल से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर के माध्यम से बात करते हैं, डिटेल के माध्यम से बात करते हैं। बात करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आप हमारी सोशल साइट्स पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल साइट्स पे हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, वहां पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी सोशल साइट्स यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को वहां पे सारा अपडेट मिलता रहे। आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पहला क्वेश्चन क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा है सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो बनाया जा रहा है, बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को पता होगा, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। और वहां पे क्या बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पे हम फैक्ट की भी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज तो सबको पता होगी, चर्चा में, अखबारों में है, लेकिन ये जो हम डिटेल से बात करेंगे ये बहुत ही कम लोगों को पता होगी, और क्वेश्चन बनने के चांस एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा रहते भी हैं। तो सर्कुलर रेलवे जो बेंगलुरु बन रहा है, सबसे बड़ा है, 287 किलोमीटर, याद रखिएगा 287 किलोमीटर का ये रेलवे सर्कुलर बेंगलुरु बनाया जाएगा। सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु के आसपास के प्रमुख शहरों को जोड़ने का आपस में प्रयास करता है, जिससे भारत का सबसे व्यापक नेटवर्क बनता है। साथ ही बेंगलुरु के सर्कुलर रेलवे को व्यवहार्यता और संरेखण अध्ययन के लिए 7 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। चेन्नई के 235.5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे का रिकॉर्ड ये हासिल कर बेंगलुरु का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बन जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी चेन्नई कितना है? 235.5 किलोमीटर है। अब 287 किलोमीटर बेंगलुरु में बनकर चेन्नई के रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, साथ में यह बेंगलुरु का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल से जो बात की है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी हो रही हो, लेकिन एग्जाम के लिए यही चीज इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब कि आईजीबीसी से प्लेटिनम रेटिंग की मान्यता मिली हुई है? तो याद रखिएगा, किस रेलवे स्टेशन को? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग की यहाँ पे उसको मान्यता मिली है। ये चीज जो खबर है वो चर्चा में है। हम इसको जानते हैं क्या है, तो पर्यावरण मानकों को बढ़ाने और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम प्रमाण पत्र सम्मानित किया जाए। रेलवे ने वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल विद्युत फिक्सर लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की खपत 20% की कमी आई है। और दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाद प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला दूसरा रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो इसके पहले कौन सा रेलवे स्टेशन है? याद रखिएगा, जो पहला रेलवे स्टेशन है वो सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन है, जिसको प्लेटिनम से नवाजा गया था। लेकिन हाल ही में अब पहला ये हो गया है और दूसरा कौन सा हो गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है। तो 2 रेलवे स्टेशनों को प्लेटिनम रेटिंग से नवाजा गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग के द्वारा। तो यार क्या किसके लिए है? यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, साथ में पर्यावरण के अनुकूल जो चीजें हैं उनकी सीमाएं यहाँ पे देने के लिए, इस चीज के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और कौन सा देश है संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो भारत और अमेरिका, याद रखिए कौन? भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए क्या कर रहे हैं? संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर हम जाने क्या है, तो पृथ्वी के अवलोकन के लिए माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करेंगे। तो याद रखिएगा, ये किस लिए है? एग्जाम में आ सकता है कि संयुक्त माइक्रोवेव जो उपग्रह है वो किन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो आप लोग ये तो बता सकते हैं कि भारत और अमेरिका के द्वारा, लेकिन किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो पृथ्वी के अवलोकन के लिए। याद रखिएगा, इस उपग्रह का नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है इसका? निशान नाम रखा गया है। याद रखिएगा, निसार किस तरीके से? नासा और इसरो से मिलकर।
यह माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार जीता है? कौन सा WISE पुरस्कार जीता हुआ है? तो सफीना हुसैन ने, याद रखेगा, सफीना हुसैन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, याद रखेगा, किसके क्षेत्र में? एजुकेशन के क्षेत्र में WISE पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सफीना हुसैन जो एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका हैं, भारत के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को संगठित करती हैं। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला WISE पुरस्कार पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी है। तो कैसा ये? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल पुरस्कार है। WISE शिक्षा में नवाचार और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय मंच के रूप में विकसित हुआ है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, अब सोचिएगा, भारत के जो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियां रहती हैं, उन लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में जाके पढ़ाना या शिक्षा के समुदायों के लिए संगठित करना, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो शिक्षा के लिए दिया गया है, लेकिन इस चीज को याद रखना है किन किन क्षेत्रों की वजह से इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो अटल डुल्लू को, किसको? अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की गई। वर्तमान में अटल डुल्लू केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के पद पर तैनात है। 1988 बैच के अधिकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता 30 नवंबर को सेवा से इन्होंने निवृत्त हुए हैं। इनका स्थान अटल डुल्लू ने लिया हुआ है। तो अभी हाल ही में कौन थे? अरुण कुमार मेहता जी थे, जो कि 30 नवंबर तक रहे हैं। 30 नवंबर के बाद इनका स्थान अटल डुल्लू ने ले लिया है। अटल डुल्लू जी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पद में सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के पद पर तैनात है। तो उम्मीद है आप लोग को ये जा पूरा करंट अफेयर्स है पसंद आ रहा होगा। तो आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंडों को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हमारी आपकी फैमिली भी बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? क्या रखेगा? किसकी बात कर रहा है? सैन्य साहित्य महोत्सव की। तो सैन्य साहित्य महोत्सव, उसकी मेजबानी अमृतसर के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? अमृतसर के द्वारा की जाएगी। क्या है तो इसको जानते हैं, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा। तो अमृतसर क्या करेगा? सैन्य साहित्य मतलब कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करने जाएगा। यह महोत्सव स्थिरता और शांति को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों के महत्व को पहचानता है। इसका उद्देश्य की बात किया है, सशस्त्र बलों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है, युवाओं के राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका में गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। तो किसके लिए किया जा रहा है? जो सशस्त्र बल होते हैं उनके बारे में जागरूकता लोगों को मिल सके, युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गहरी समझ मिल सके, इसके लिए बढ़ावा देना होता है। तो सैन्य साहित्य महोत्सव अमृतसर 2024 की मेजबानी करेगा। 2024 की बात कर रहा है तो एग्जाम में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो दूर संचार जो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, किस लिए? 5G के लिए। किसके लिए? 5G जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रतिच्छेदन पर ध्यान केंद्रित करेगा और 6G से जोड़ने पर शोध करेगा। मतलब कि 5G को इंटीग्रेटेड करने के लिए, 6G में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना भी है। नए केंद्र का उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। राज्य में जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है और IIT रुड़की के सहारनपुर परिसर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना दूरसंचार के लिए उत्तर प्रदेश में की गई है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए, साथ में AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रहती है, उसी को यहाँ पे हम लाते हैं आपके लिए, जो एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो एक्सपो जो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन है वो रियाद शहर में किया जाएगा। कहाँ पे? रियाद में किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में जाने तो यह आयोजन 5 साल में एक बार किया जाता है। तो याद रखिए 5 साल में एक बार किया जाता है। 2030 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। तो इंपोर्टेंट है कि 5 साल में एक बार किया जाता है।
यह वर्ल्ड लेवल की एग्जीबिशन और दुनिया भर के देश अपनी उपलब्धियों को पेश करते हैं। इसकी शुरुआत 1851 में लंदन में हुई थी, जिसमें 25 देश शामिल हुए और पहली वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन लंदन के क्रिस्टल पैलेस में हुआ था। तो इसके बारे में जो भी मुख्य इंपोर्टेंट बातें थी इसके बारे में मैंने बताई है, हो सकता है चर्चा का विषय बन जाए और एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीईसी ने दुबई और अबू धाबी में कितना निवेश किया हुआ है? तो याद रखिएगा टीईसी कौन सी बात कर रहा है? टीईसी जो कंपनी है उसने दुबई और अबू धाबी में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया। कितना करोड़ का? 200 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। अगर हम इसके फैक्ट के बारे में जाने तो टीईसी का अबू धाबी केंद्र और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अल मरिया टावर पर स्थित है, जो 175 वर्क स्टेशन के साथ 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। टीईसी का लक्ष्य है भारत में 1.7 से 1.8 मिलियन वर्ग फुट और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 1.5 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचाना। तो इसका जो लक्ष्य है बहुत अच्छा लक्ष्य है, कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट भी है, तो इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। अभी चर्चा का विषय बना है, आगे चलकर इसको और भी चर्चा का विषय बन सकता है। आज का हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। कौन थे? माइकल डगलस थे। कौन थे? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। अगर इनके बारे में जाने कहां मिला है तो गोवा में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया हुआ है। माइकल डगलस अपनी युगांतरकारी भूमिकाओं और समर्पित सार्वजनिक सेवा रिकॉर्ड और स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम जी अवार्ड है, क्या ये नेशनल या इंटरनेशनल है? तो याद रखिएगा ये इंटरनेशनल अवार्ड है। कैसा है? यह इंटरनेशनल अवार्ड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पसंद आया होगा, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के रूप में निरीक्षण एवं सुरक्षा के किसको नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के जो महानिदेशक है वो एयर मार्शल मकरंद रनाडे को नियुक्त किया गया है। जो एयर मार्शल मकरंद रनाडे हैं इनको वायुसेना के महानिदेशक मतलब कि निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, संन्यास लिया है। तो सैन डाउरिच ने, किसने? सैन डाउरिच के द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि हाथी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हाथी की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा गजराज सुरक्षा, याद रखिएगा कौन सी है? गजराज सुरक्षा की घोषणा की गई है। जो गजराज सुरक्षा है, हाथियों को रेल पटरियों पर दुर्घटना रोकने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा घोषणा की गई है, या फिर कह सकते हैं तकनीक पेश की गई है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है? देवघर में किया हुआ है। कहाँ पे? देवघर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि भारत के हैं, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। आप लोग अगर कभी नहीं गए हो जन औषधि केंद्र तो जाइएगा, एक मेडिकल होता है, उस मेडिकल शॉप पर, याद रखिएगा मेडिकल जो शॉप है उस मेडिकल शॉप पर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में दवाएं मिलती हैं, जो मार्केट में उसकी वैल्यू किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, तो हमें लगता है कि वहां पे जो जन औषधि केंद्र है वहां पे मात्र 20 रुपए 22 रुपए में वहां पे जो दवाई है वो मेडिसिन है वो मिल जाती है। तो एक बार जरूर जाइएगा, आपको उस चीज से अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो खिताब है पंजाब राज्य के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के द्वारा? पंजाब राज्य के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम पड़ाव पर क्वेश्चन है, स्कोप
28 समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कॉप जो 28वीं कॉप है उसका समिट का आयोजन दुबई शहर में किया जा रहा है। कहां पे? याद रखिएगा, दुबई शहर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कॉप 28 समिट का आयोजन कहां किया गया है, तो दुबई में किया जा रहा है। टॉप 27 का पूछा जाए तो उस चीज को आप एक बार आगाह हो जाइए, देख लीजिएगा। आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन, इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, एग्जाम में कई बार आया है, इसको बराबर पूछा भी जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड राज्य से संबंध है, नागालैंड राज्य में किया जाता है। कहां पे? नागालैंड राज्य में इसको किया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है। आज की जो हमारी वीडियोस थी यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट थे क्वेश्चनों की। तो डेली वीडियो करंट अफेयर्स की देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारी बहुत सारी सीरीज स्टार्ट है, आप वो भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।